जैन। दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में पति पक्ष का, या यूं कहूँ कि पुरुषों का अक्सर ये सवाल होता है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां पत्नी गलत है तो हम मेंटेनेंस देने से बच जाएं, या मेंटेनेंस हमें कम से कम देना पड़े। क्योंकि हर केस में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर उस केस को खारिज कराया जा सकता है। लेकिन क्या मेंटेनेंस के केस में ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है? तो जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर मेंटेनेंस का केस पत्नी के द्वारा किया जाता है तो क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जहां मेंटेनेंस की अपील को खारिज करा दिया जाए या कम से कम करा दिया जाए। क्योंकि 498 के केस में भी एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जहां पत्नी अलग रहने के बाद अगर 3 साल के बाद ये केस करती है तो यहाँ पर 498 के केस को भी खारिज करवाया जा सकता है। वहीं डीवी की अगर हम बात करें कि डीवी के केस में भी अगर पत्नी के द्वारा 1 साल के बाद केस किया जाता है तो यहाँ पर डीवी के केस को भी खारिज करवाया जा सकता है। तो क्या 498 के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है? तो यहाँ पर मैं अगर आपसे स्पष्ट बात करूं तो हाँ, 498 सीआरपीसी 125 मतलब मेंटेनेंस के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जहां आप इस आधार पर अपील खारिज करा सके। क्योंकि कई केसेस में हमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पत्नी के द्वारा काफी लंबा समय निकलने के बाद मेंटेनेंस की अपील लगा दी जाती है। और कई परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां सिर्फ और सिर्फ पत्नी की प्रतिशोध की भावना होती है कि अब मैं इससे इतना पैसा तो निकलवा कर रहूंगी, या इस तरह से इसको फ्रस्ट्रेट कर रहूंगी कि पति को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है आपको अपनी बात रखने का तरीका। चाहे आप अपने अधिवक्ता से अपनी बात को उस तरीके से रखवाएं, किसी अनुभवी अधिवक्ता का सहारा लेकर, या आप अपने केस की पैरवी खुद इस तरह से करें कि जहां आप अपनी बात को इस तरह से रखें कि आखिर कारण क्या है जो आप मेंटेनेंस कम देने की बात या ना देने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है। दूसरी ये हो सकती है कि इनकम के सोर्सेस तो हैं, लेकिन आपके खर्च भी, आपकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है। मतलब लाइफस्टाइल या खर्च हम विलासिता के जीवन से नहीं जोड़ सकते कि यहाँ आप कह दो कि मैं टूर करने जाता हूँ तो मुझे 5 स्टार होटल में रुकना पड़ता है, या मुझे बाय रोड जाने की ही आदत है, या मैं 4 व्हीलर ही एफोर्ड करता हूँ। तो मतलब इस तरह के अगर आप अपने विलासिता के जीवन के आधार पर मेंटेनेंस कम कराने की बात करेंगे तो यहाँ पर आप इस आधार पर मेंटेनेंस कम नहीं करा सकते। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से तर्क रखें कि आपके ऊपर आपके बुजुर्ग माता पिता का खर्च है, आपके भाई बहनों का खर्च है जो कि अनमैरिड हैं, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो मतलब इस तरह के से जो रिश्ते आप पर डिपेंड है उन चीज़ों पर, या जो आपके पति पत्नी के विवाद चलने से पहले कुछ आपके ऊपर लायबिलिटी, मतलब कोई बैंक लोन चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी लोन चल रहा है, कोई व्हीकल लोन चल रहा है, तो इस तरह के जो आपके विवाद होने के पहले से चल रहा हो, इस बात को मैन समझ लीजिएगा आप। कई लोग इस तरह की परिस्थिति में ये करते हैं कि हम कोई भी चीज़ फाइनेंस करा लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि हमें ये लोन भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। तो एक परिस्थिति तो यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आपके पास ऊपर डिपेंडेंसी है तो आपको बाकायदा पेपर के माध्यम से उस चीज़ को शो करना चाहिए कि अगर मेरे इनकम इतनी है तो मेरे खर्च भी इतने हैं। एक कंडीशन आती है कि जहां पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हुए, तलाक लिया, और उस समय में पत्नी के द्वारा ये कहकर मेंटेनेंस की बात करी गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तलाक चाहिए, या ये कहकर कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए, उसके बाद मैं तलाक ले लूंगी, इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी आपसे मतलब नहीं रखूंगी। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी घटना घट जाती है कि पत्नी उस टाइम तो ये कह देती है और तलाक ले लेती है, उसके कई सालों बाद पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है। तो आप यहाँ पर इस परिस्थिति को भी रख सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको लीगल तरीके से ही पेश करना पड़ेगा। लीगल तरीके से मतलब कोई भी आपके पास ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि हाँ, हम आपसी सहमति से अलग हुए थे और पत्नी के द्वारा ये कहा गया था या इस तरह से
हम दोनों का आपसी सहमति से समझौता हुआ था और हम दोनों अलग हुए थे। अब बात आती है अगली, तो यहाँ पर अगर पत्नी एडल्ट्री में है, लिविंग में है, या पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया, खेल सिर्फ आपके बात रखने का और एविडेंस देने का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर इस तरह से बात नहीं रखते हैं, एविडेंस नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बात को किसी भी प्रकार से नहीं रख कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने पक्ष, अपनी बात रखेंगे तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। हाँ, साथ में आप एक बात और रख सकते हैं कि अगर पत्नी काफ़ी लंबे समय के बाद मेंटेनेंस की अपील लगाती है, तो यहाँ पर आपको ये पक्ष भी रख लेना चाहिए कि इतने दिनों तक पत्नी ने किस प्रकार से सर्वाइव किया। क्योंकि अगर 2 साल 4 साल के बाद या 6 साल के बाद पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई जा रही है, या मान लीजिए 1 साल बाद भी, क्योंकि जब जिसके पास इनकम के सोर्सेज नहीं होते हैं उसके लिए तो वो 1 साल भी सर्वाइव करने के लिए बहुत लंबा समय होगा। तो यहाँ पर आप इस बात को उठा सकते हैं कि अगर पत्नी इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर रही थी तो वह किस प्रकार से कर रही थी। तो यहाँ पर जब आप इस बात को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब आप इस बात को उठाएंगे तो यहाँ पर फिर ये देखने के लिए न्यायालय मजबूर हो जाएगा कि पत्नी के पास आखिर इनकम के सोर्सेस क्या हैं। हो सकता है पत्नी पढ़ी लिखी हो, ट्यूशन या कोई भी अपने तरीके से खर्च चला रही हो, या पत्नी के पास कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पर इनकम एफिडेविट या बैंक डिटेल भी पत्नी की निकलवाई जाएगी और पत्नी से इस चीज़ की प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने इतने लंबे समय तक किस प्रकार से सर्वाइव किया। और यहाँ पर हो सकता है कि इस परिस्थिति में ये देखने को भी मिल जाए कि पत्नी दूसरा विवाह कर चुकी है या पत्नी लिविंग में या एडल्ट्री में रह रही है, क्योंकि जब वो इस तरह से प्रूफ नहीं दे पाएगी तो नेचुरल है कि या तो वह दूसरा विवाह कर चुकी है या उसके पास कोई ऐसी संपत्ति है जिसको वह शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके पक्ष रखने पर डिपेंड करेंगी, आपके एविडेंस पर डिपेंड करेंगी। अन्यथा ऐसा 498 के केस में कोई रूल नहीं है कि आप इस समय के बाद नहीं कर सकते। जैसे 498 का भी कहा मैंने, डीवी का भी कहा। 498 का सीधा सिस्टम है कि जितने लंबे समय तक जितनी सजा होती है उस समय के दौरान के बाद केस नहीं किया जा सकता। या यूं कहूँ कि अगर आप शादी के 1 साल 2 साल बाद अलग रहकर उसके बाद आप प्रताड़ना का या टॉर्चर करने का या ससुराल वालों के द्वारा झूठे आरोप लगाने का केस करते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आपके साथ इतनी ज़्यादा प्रताड़ना हो रही थी तो आप पहले 1 साल तक पीहर में जाकर रहीं या 2 साल तक पीहर में जाकर रहीं, उसके बाद आपको केस करने का याद आया। तो यहाँ पर अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है तो नेचुरल है कि आप पहले उस पर रिएक्ट करेंगे या आपके पीहर वालों के द्वारा उस बात पर रिएक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर उन केसेस में भी ऐसी परिस्थिति है, डीवी के केस में भी है, 498 केस में भी। लेकिन इस केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जहां आप इस तरह से कोई बात रख पाए कि अब इतने लंबे समय के बाद हम केस नहीं करेंगे। और ये डीवी के केस में, 498 के केस में कई जजमेंट हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी और माननीय उच्च न्यायालय की भी। लेकिन 498 के केस में आपको ऐसा कोई जजमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पक्ष, अपना एविडेंस इस प्रकार से रखना होगा। धन्यवाद।